हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मज़े से तैयारी कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो तैयारी जमकर कीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास का बुक 2 का अध्याय 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल में अभी भी नए हैं तो प्रेम से एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। अब बिना देर किए चलते हैं हम लोग आज के क्लास में। ये है आपका इतिहास, ठीक है। और इस इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का बुक नंबर 2, ठीक है। हाँ, 12th का बुक नंबर 2, और उसमें से बुक नंबर 2 का अध्याय 1 है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ठीक है। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, नहीं होगा कोई समस्या, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानकारी में लेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। तो संस्कृति शब्द का अर्थ है, यानी कि जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या संस्कृति को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग संस्कृति जो शब्द पढ़ते हैं हर जगह, उस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो पुरातात्विकविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। पूरा मतलब पुराना, ठीक है। पूरा मतलब पुराना। तो पुराने वस्तुओं का एक ऐसा समूह, एक ऐसा कलेक्शन, ठीक है, जो कि एक शैली को बताता है, एक पैटर्न को बताता है, ठीक है। उसी को पुरातात्विक लोग क्या कहता है, तो संस्कृति कहता है। और सामान्यतः एक साथ एक विशेष कालखंड तथा भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित रहते हैं। मतलब एक विशेष समय के लिए एक पैटर्न बनाया हुआ वो सभी पुरानी चीजें। पूरा मतलब, पूरा मतलब पुरानी चीजें, ठीक है। हाँ, तो पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए प्रयोग करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष कालखंड, मतलब एक पर्टिकुलर समय तथा भौगोलिक क्षेत्र से संबंध में पाए जाते हैं। अभी आइए हम लोग हड़प्पा सभ्यता या उसी को कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो ये दो दो चीजें नहीं है, लगभग सामान्य चीजें हैं। हड़प्पा, सबसे पहले शहर जो खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था हड़प्पा शहर, ठीक है। एक शहर है और इसीलिए इस पूरे सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्राचीन काल की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी, इसीलिए उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम रखा गया है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, जो पंजाब इंडिया में है, वही उसी का थोड़ा सा भाग पाकिस्तान में चला गया है। तो पाकिस्तान में जो पंजाब है वहीं पे मोंटगोमरी जिला है और रावी नदी, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो रावी। ये आपका जो मॉडल क्वेश्चन दिया हुआ है 2025 में, जो एग्जाम होने वाला है, अभी आप लोग का फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसमें आप लोग का दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। जिला पूछेगा तो मोंटगोमरी जिला। लगभग 2600 और 1900 ईस्वी के पूर्व के बीच का इसका काल निर्धारित किया गया है, ठीक है। ये जो हड़प्पा सभ्यता था वो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच का जो समय था, ठीक है, उसी में हड़प्पा सभ्यता फला फूला, उसी का समय ये लोग निर्धारित करते हैं, ठीक है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आगे है, इस सभ्यता का विस्तार प्रारंभ में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया था, जो अब 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास संभावित है। नई नई जगह खोजा गया तो उसकी क्षेत्रफल बढ़ता गया।
सिंधु सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम सिंधु सरस्वती संस्कृति एवं सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता में महादेव एवं विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध के आधार पर जो 2467वां अभिलेख है, अभिलिखित सबूत मिले हैं, जिसकी संख्या अब 3000 के आसपास अभिलेख खोजा जा चुका है। ठीक है, महादेवन विश्वनाथ ने 2467 अभिलेख खोजा था, लेकिन जो है 3000 तक उसकी हो गई है, मतलब नए नए अभिलेख मिलते जा रहे हैं। आगे है हड़प्पा संस्कृति का काल या सिंधु सभ्यता का काल। तो 2600 से 1900, कहीं कहीं पे आपको मिलेंगे 2500 से लेकर 1750। ये तो नए नए राइटर का है, तो यहाँ पे आपके बुक में 2600 से 1900 के बीच दिया हुआ है। ठीक है, ये हड़प्पा के बारे में बात कर रहा है। अब है हड़प्पा संस्कृति के भाग या चरण जानते हैं। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। बीसी का अर्थ है कुछ यहाँ पे दिया गया। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को कहते हैं एनो डोमिनी। तो कहीं कहीं पे एडी लिखता है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात बोला जा रहा है। और बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट, अगर कहीं बीपी रहता है तो आज से बोलता है ना, आज से 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले। तो आज से 2000 साल पहले कितना होगा, अभी 2024 आ गया है तो 24 होगा। ठीक है, वहीं पे अगर 2000 ईसा पूर्व की बात करें, ईसा पूर्व की बात करें, तो अभी से 2024 और 2000 जोड़ लीजिए, यानी कि 4024 साल पुरानी बातें हैं अगर ईसा पूर्व 2000 बोले तो। और अगर बीपी 2000 बोले, अगर बीपी 2000 अगर बोले, तो हमें समझ जाना है कि 24वां साल जब ईयर 24 आया था, उस समय की बातें हो रही है। तो ये तीनों वर्ड आप लोग समझ गए होंगे। अब है हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में कुछ एक बातें जान लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज, नोट, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ। ये तीन नाम आप लोगों को याद रखना है, तीनों में से एक भी आए तो उस पर टिक कर देना है, तीनों आ जाए तो इनमें से तीनों मारेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनेगा तो, नहीं तो ऐसे तो आप लोग को लिखना ही पड़ेगा। 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तो उत्खनन कार्य के दौरान अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला। यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। उन कर्मचारियों ने इसे खंडहर समझ लिया और यहाँ की हजारों ईंट उखाड़ कर यहाँ से ले गए और ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया, लेकिन वह यह नहीं जान सके कि यहाँ कोई सभ्यता थी। अब काम करने वाला मजदूर क्या जानेगा, ईंटा मिला तो उठा उठा के ले गया और रेलवे लाइन में बिछा दिया। समझिए कितना मजबूत ईंटा था कि उस समय का ईंटा बाद में भी काम आने लगा। आजकल के ईंटा तो थोड़ा सा पानी में रह जाए तो गल के टूट के खत्म हो जाएगा। तो वो संस्कृति बहुत ज्यादा विकसित थी। आगे है, उस समय जॉन ब्रैटन, ठीक है, और विलियम ब्रैटन दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का संकेत दिया, लेकिन फिर भी कोई उत्खनन नहीं किया गया, मतलब कोई फिर ज्यादा खोदा नहीं गया, ईंटा निकाला, काम किया, काम खत्म। 1920-21 में माधव स्वरूप वत्स व दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा का उत्खनन किया गया। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया। ठीक है, हाँ, हड़प्पा को दयाराम साहनी और माधव स्वरूप, मोहनजोदड़ो को रखालदास बनर्जी ने 1922 में खोजा। और बोलता है कि जो कि पाकिस्तान के सिंधु क्षेत्र में लरकाना जिले, वो मोंटगोमरी में हड़प्पा है और ये लरकाना में है मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, दाएं तट पर स्थित है। रखालदास बनर्जी इस टीले के ऊपर स्थित कुषाण युगीन बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे।
वहां पे एक बौद्ध स्तूप भी है। आगे है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, ठीक है, प्रेतों का टीला, सिंध का बाग, सिंध ना नक्सल स्थान। ये सिंध ना नक्सल स्थान, ये पांच नाम है। अगर ऑप्शन में से पांचों में से एक भी आ जाए तो आप लोगों को उसमें टिक कर देना है। इन दोनों उत्खनन के बाद 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक पत्रिका में इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। ठीक है, कब? 1924 में। तो 21 में दयाराम साहनी, 22 में रखाल दास ने किया और 24 में जॉन मार्शल ने इसे एक नई सभ्यता का नाम दे दिया। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास फैली हुई थी। यह इलाका उपजाऊ था। हड़प्पा वासी, यहाँ पे पा होगा, ठीक है, हाँ, हड़प्पा वासी हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती किया करते थे सिंधु नदी के आसपास, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया क्योंकि सिंधु के घाटी क्षेत्र में फैला हुआ था। अब है सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में जानते हैं। तो सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 में वेंडेल ने तथा नवीनतम प्रयास नटवर झा, घनपत धन्या, राजा राम ने की थी, लेकिन अभी तक भी सिंधु लिपि को प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं जा सका। लिपि के सबसे ज्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो से तथा दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिले हैं। लिपि के सबसे बड़े अक्षर धौलावीरा से मिले हैं, जिन्हें नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना जाता है। वहां पे बहुत सारे शब्द मिले हैं धौलावीरा से, लेकिन सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से और दूसरे नंबर में हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, आगे है सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक थी, अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करना, यानी कि फोटो बना बनाकर। जैसे अगर बकरी को मारने जा रहा है तो एक आदमी ऐसे करके बनाया और इसके हाथ में एक तो तलवार ऐसे करके दे दिया, और यहाँ पे बकरी, बकरी कैसे बनता है जी? चलिए, ये हो गया बकरी, ठीक है। हाँ, तो बकरी को अगर काटने जा रहा है तो इस तरह से एक आदमी के हाथ में तलवार दे दिया, आगे बकरी छाप दिया, तो यही जो लिपि है इसी को कहते हैं भाव चित्रात्मक। ठीक है, चित्रों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करना, इसलिए इसे वुड्रो फेदेन कहा गया है। वुड्रो फेदेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, इसे वुड्रो फेदेन कहा गया है। आगे है सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है सेल खड़ी प्रस्तर एवं पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार और प्रकार की मोहरें, जिनमें आयताकार और वर्गाकार प्रमुख हैं। सेल खड़ी के और पक्की मिट्टी के मुहर वहां पे मिले हैं, जो कि आयताकार भी मिला है और वर्गाकार भी मिला है। आयताकार पर केवल लेख मिलते हैं, जबकि वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों मिलते हैं, मुहर रहता था। ठीक है, हाँ, तो जो वर्ग आयताकार जो था उसमें सिर्फ लिखा हुआ मिला है कुछ कुछ चीजें, लेकिन जो वर्गाकार है उसमें लिखा भी है और किसी किसी में फोटो भी छपा हुआ है। ठीक है, हाँ, चलिए। मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है तथा फारस की बनी हुई संगमरमर की मोहरें लोथल से मिली है। यानी कि फारस में जो मोहर बनी है वो लोथल में मिली है, और मेसोपोटामिया मतलब ईरान की सभ्यता है। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता वाला मोहर जो बेलनाकार हुआ करता था वह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसका अर्थ है कि फारस और मेसोपोटामिया से उस समय आदान प्रदान होता होगा, व्यापार होता होगा, तभी तो वहां की मोहरें यहाँ आया। तो ये चीजें अनुमान लगाया जाता है। अब है सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में मुख्य 4 प्रकार की अस्थि पंजर मिले हैं। कौन कौन? तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, ठीक है, हाँ, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड मतलब आदिवासी,
दूसरा है जो मतलब दक्षिण भारतीय होते हैं वो प्रोटोस्टोलॉइड है, यानी कि इंडिया का ही। भूमध्य सागरीय दूसरा प्रजाति, अल्पाइन और मंगोलियन, ये चार प्रकार की अस्थि पंजर मिले। ठीक है, यानी कि इससे यही अंदाजा लगाया जाता है क्या, कि वहां पे यही चार प्रकार की प्रजातियां विद्यमान थी। इसके आधार पर यह स्वीकार की गई है कि इसके निर्माण में मिश्रित, यहाँ पे श्र होगा, ठीक है, मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान था। वैसे तो इनका संस्थापक द्रविड़ को माना गया है, जो बाद में दक्षिण भारत में पलायन कर गए। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, मतलब कांसा से ही सारा लेन देन काम धाम, अभी जो हम लोग बहुत प्रकार के तत्व खोज लिए हैं, लोहा सोना चांदी हीरा मोती, वहां पे ज्यादातर कांस्य युगीन चलता था, मतलब कांस्य ज्यादा था। भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक, जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त की गई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेषों से होती है। और सभी नगरों के सभी जगह कांसा का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कांसा कैसे बनता है, तो तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनता है, यानी कि उस समय ये सारी चीजें एक टाइप का क्रांति ही है, एक टाइप का उद्योगीकरण ही है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें नहीं मिलता है, इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो वो सबसे पहला नगर वहीं पे मिला था। व्यापार व वाणिज्य गतिविधियों में भी महत्व था उसका। ठीक है, आगे है जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण। उत्खनन में न तो हथियार मिले हैं औजार, न ही रक्षात्मक हथियार जैसे ढाल कवच मिले हैं। मतलब इससे ये था कि ये लोग ज्यादा लड़ाई झगड़ा पे विश्वास नहीं रखते थे, शांति से अपना जीवन यापन करते थे। आगे है जीवन के प्रति समिष्टवादी दृष्टिकोण रखते थे। इसकी पुष्टि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, यानी कि सब आदमी मिलजुल कर रहते थे, समष्टिवादी मतलब मिलजुल कर रहना। तो ये कहाँ से पता चला, मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। तो बहुत बड़ा स्नानागार क्यों मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत आदमी नहाता होगा। ठीक है, अब है धौलावीरा एवं जूनीकरण से प्राप्त स्टेडियम। वहाँ पे स्टेडियम भी मिला है, मतलब खेलकूद भी आदमी मिलजुल कर करते थे। और जूनीकरण एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन, और सभा भवन भी मिले हैं, जहाँ से सभी लोग मिलके सभा करते थे। तो इसका कहने का यही अर्थ है कि ये लोग शांतिवादी दृष्टिकोण से जीते थे। अब है कि सेंधववासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यानी कि वो लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे। उल्लेखनीय है कि लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य सबूत उत्तर प्रदेश के एटा जिला, जिसे अतरंजी खेड़ा से मिला है। ठीक है, जिसका समय 1050 ईस्वी पूर्व के आसपास स्वीकार किया गया है। मतलब ये तो 1750 में खत्म हो गया है ना, और वहां से नीचे आते आते 1050 ईस्वी पूर्व, मतलब 700 साल के बाद लोहा का हम लोगों ने सबूत मिला है। मतलब उस समय लोहा नहीं था, और वैसे भी उत्खनन में भी वहां पे कहीं लोहा नहीं मिला है। सिंधुवासी लोग पीतल से भी परिचित थे। ठीक है, हाँ, यानी कि पीतल बनता है तांबा और जस्ता से। जस्ता मतलब जिंक से। ठीक है, याद रखेंगे, ये बनता है पीतल। ठीक है, पीतल बनता है तांबा और जस्ता से। वहीं पे अगर कांसा की बात करें, तो कांसा क्या क्या चीज से बनता है, तो तांबा और टीन से बनता है। ठीक है, हाँ, तांबा और टीन से बनता है कांसा। वहीं पे पीतल तांबा और जस्ता से बनता है। अब है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हम लोग देखते हैं, जैसे आवास, वहाँ के आवास जो हुआ खुदाई, उसमें से कुछ जानकारियां प्राप्त हुई। कुछ मृदभांड मिले हैं, मृदभांड मतलब मिट्टी का बना हुआ बर्तन। ठीक है, हड़िया वगैरह। आभूषण से कुछ मिलता है, औजार, छोटे छोटे औजार जो खुदाई वगैरह करने से मिला है। मुहरों से कुछ जानकारियां मिलती है। और इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के, ये सब प्रमुख स्रोत हैं जिससे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है,
प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में हैं और बाकी स्थल भारत में हैं। जैसे नागेश्वर अभी गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान में है, चान्हू पाकिस्तान में है, कोट दिजी, कोट दिजी का नाम सुने हैं? हाँ, ये भी पाकिस्तान में है। धौलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, बनावली या बनवाली भी बोलते हैं इसको, हरियाणा में है, राखी गढ़ी हरियाणा में है। ये सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या है तो शहर है, ठीक है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन तथा वास्तुकला। तो नगर नियोजन, भवन निर्माण होता था, सार्वजनिक भवन बनते थे, विशाल स्नानागार मिले हैं, अन्न का बहुत बड़ा भंडार मिला है, जल निकासी प्रणाली मिली है। ये सारी चीजें हड़प्पा सभ्यता में हमें मिले हैं। आगे है, अच्छा सबके बारे में समझ जाते हैं। नगर योजना, मतलब नगर जो बसा था वो एक योजना के तहत बसा था। मतलब कि ज्यादा घना शहर हो गया है तो ये एक घर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, लाइन से बनता था ऐसे करके, ठीक है। हाँ ऐसे, मतलब इस तरीके से बना है कि लगता है इसे एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया। इससे क्या होता है कि सड़क पूरा एकदम 90 डिग्री के कोण पर ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ऐसे हवाएं चलेगी तो जितनी भी धूल कण गंदगी कचरा होगा वो शहर के बाहर ले आएंगे, ठीक है। और इधर से चलेगी तो इधर से इधर वाला इधर बाहर कर देगा। पानी भी पड़ेगा तो कचरा सारा ले जाके बाहर गांव से या शहर से कर देगा। इधर से भी अगर बहना चाहेगा तो यहाँ भी ले आएगा और इधर नदियों में बह जाएगा। तो ये शहर पूरा एकदम योजना तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ था। ये इसकी खासियत थी। एक भवन निर्माण की जो टेक्निक है वो बहुत अच्छा था। उसी समय पक्की ईंटों से भी घर बना है। वहाँ पे सार्वजनिक भवन भी मिले जहाँ पे सभा करते थे। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिले जहाँ पे सब आदमी मिल के नहाते थे। बहुत बड़ा अन्नागार भी मिला है, ठीक है। और जल निकासी प्रणाली तो बहुत अच्छा था ताकि कचरा नली में ना फंसे। आगे है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और बस्तियां। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी। पहला तो दुर्ग, ये कच्ची ईंटों की चबूतरों पर बनी होती थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। दुर्ग जो होता था वो सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। और दूसरा था निचला शहर। निचला शहर जो है वो आवासीय भवनों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होते हैं। जिस तरह से अभी ऑफिस अलग रहता है और आवास जहाँ पे रहने के लिए बनाया जाता है वो अलग रहता है, उसी तरह से वहाँ पे दुर्ग जो रहता था वो सार्वजनिक कार्यों के लिए, राजा लोग जहाँ पे सभाएं करते थे, हटिया बाजार लगता था। आपका एक मूवी है मोहेंजो दारो, मोहेंजो दारो ऐसे करके एक मूवी है, देख लीजिएगा। उसमें आपको सारा मतलब कुछ कुछ आइडिया मिल जाएगा कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे, ठीक है। तो निचला शहर जो है वो आवासीय भवन रहते थे वहां पे लोग रहते थे। और निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। तो ये था शहर जो दो भागों में, दुर्ग और निचला शहर में बटा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की क्या विशेषताएं थी उसे हम लोग जानते हैं। तो गलियां और सड़क समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। हमने अभी बताया कि एक दूसरे को, एक रोड ऐसे गया है एक रोड ऐसे गया है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग जैसा रोड ऐसे 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 घूम घूम के, रे बाप रे, ऐसे करके फिर ऐसे घूम गया ताकि गाड़ी पूरा तेजी से जाए और ऐसे फेंका जाए इधर एक्सीडेंट। तो ऐसा नहीं था। वहां पे जो भी रोड सड़क बनता था 90 डिग्री पे काटता था। अगर मोड़ना है तो आराम से रुक के मुड़ेगा, फिर पूरा स्पीड से मुड़ जाएगा, ठीक है। इधर से पूरा स्पीड जाएगा। हालांकि उस समय बाइक वगैरह था नहीं, लेकिन ये था कि यहाँ पे अगर हम नली बनाएंगे तो नली सीधा बनेगा तो कचरा बीच में फंसेगा नहीं। और गंदगी अगर रोड में है, पानी बारिश होगा बहा के सारा ले जाएगा। हवा चलेगा तो धूल वगैरह सारा कचरा बाहर ले जाएगा और शहर पूरा साफ सुथरा रहेगा। इसीलिए सड़कें ऐसा हुआ करता था।
सीधी सड़कें जिसके कारण पूरा नगर क्षेत्र विभिन्न आयताकार एवं खंडों में विभक्त हो गया, जिसे जाल या ग्रिड पद्धति इसी को कहते हैं। ऑक्सफोर्ड पद्धति, चेस बोर्ड पद्धति कहते हैं, ये सारी चीजें इनको कहा जाता है। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। अब है नोट। बनावली में सड़क पर गाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं एवं सड़क को पक्की करने के प्रयास के भी साक्ष्य मिले हैं। मतलब अब धीरे धीरे लोग चाह रहे थे कि हम लोग पक्की सड़कें बनाएं, लेकिन तब तक वो सभ्यता समाप्त हो गई। सड़क के किनारे किनारे पानी निकासी के लिए नलियां बनी होती थी। बताइए, उस समय नलियां बनाकर लोग मतलब पानी निकासी करते थे। मतलब घर में बाथरूम वगैरह का व्यवस्था होगा तभी तो पानी निकालने की आवश्यकता पड़ रही है, नहीं तो बारिश का पानी तो रोड में ही पास हो जाता है। पर नहीं, नलियां बन रहा है। अभी तो गांव में नलियां नहीं मिलेगी, बहुत सारे गांव में अभी भी इतना विकास नहीं किया है आदमी जितना उस समय कर गया था। नालियों को ढकने की व्यवस्था, ये व्यवस्था थी, ठीक है, ये था होगा, व्यवस्था होती थी। नलियों को फर्श से ढका जाता था। नलियों में थोड़ी दूर पर शोषक कूप मतलब गड्ढा, जिसको हम लोग सोखा बोलते हैं, वो बनाता था जिसमें गंदगी रुकती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था नलियों में, ठीक है, ताकि नली धंसे नहीं बाद में। आगे है हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आगमन पर आधारित थी, जिसमें शौचालय, स्नानागार, बताइए शौचालय हुआ करता था, स्नानागार नहाने वाला, मतलब ये लेटरिन हो गया, ये बाथरूम हो गया, ये किचन भी रहता था, रसोई घर, शयन कक्ष, बेडरूम आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे भी रहते थे, जहाँ पे क्या करता था, जहाँ पे गेस्ट लोग रहते थे। कितना मतलब टेक्निकली विकसित था वो। मजबूती के लिए नींव निर्माण की जाती थी। सड़कों के किनारे मकान बने थे जिनसे सुविधा अ, सड़कों के किनारे मकान बने थे जिनसे क्या क्या सुविधा, ये अ, अच्छा हवा, सफाई, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती थी। यानी कि अच्छा हवा मिलता था, सफाई होता था अच्छे से, प्रकाश भी अच्छे से आता था, ये सारी चीजें थी। अब है मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मतलब नीचे में कुछ ईंटें, कच्ची कच्ची ईंटें डाल दिया जाता था और उस पर घर बनाता था ऊपर में। क्यों? मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुले रहते थे। मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुले रहते थे। जैसे देखिए, ये वाला मेन मार्ग है और यहाँ से एक गली गया हुआ है, फिर यहाँ पे मेन रोड है। तो घर का जो गेट है वो इधर खुलता था। क्यों इधर खुलता था? क्योंकि उधर ज्यादा रस रहता था, भीड़ भाड़ रहता था, वो सारी चीजें, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल एवं प्रदूषण से सुरक्षित रहा होगा। ठीक है। सड़कों के किनारे किनारे पानी की निकासी के लिए नलियां बनी होती थी। नलियों को ढकने की व्यवस्था होती थी। नलियों को फर्श से ढका जाता था। नलियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर शोषक कूप लगे रहते थे जिसमें गंदगी रुकी रहती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता था। अभी हम लोग सार्वजनिक भवन के बारे में बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो भागों में विभाजित किया गया, जिसके ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन व निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने हुए थे। वही चीज जो दुर्ग और हमने कहा निचला शहर, ठीक है। तो निचले शहर में आवास की सुविधा था और ऊपर में सार्वजनिक चीजें होती थी। उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवनों के अवशेष मिले हैं। एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है जो 70 फीट लंबा और 24 मीटर चौड़ा। यह स्मारक उस काल की संपन्नता का परिचायक है। यहाँ पर ही 71 मीटर लंबा व इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसे 20 स्तंभ हैं, जिसमें क्या है, तो 20 ठो पिलर है। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के बारे में जानेंगे। स्नानागार का जलाशय किले में स्थित था। ठीक है। 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा, यानी कि अभी जो स्विमिंग पूल रहता है ना हम लोगों का, स्विमिंग पूल जिसको बोलते हैं, तो स्विमिंग पूल टाइप का उस समय वहां पर
बना हुआ था, 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। इसके तल पर सीढ़ियां बनी हुई थी, वाह रे, स्विमिंग पूल डिजाइन वाला। यह सीढ़ियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो पानी में जितनी भी चीजें वो लोग करता था, पक्की ईंटों से करता था, बाकी घर और कच्ची ईंटों से बनाता था। ठीक है। क्यों बनाता था अभी देख लीजिए। पक्की ईंटें, अभी आप लोग घर बनाते हैं तो दीवार गर्म हो जाता है, कच्ची ईंटें गर्म नहीं होता कभी। ठीक है। लेकिन पानी में रहेगा तो वो कच्ची ईंटें गल जाएगा, इसलिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। आगे है, स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए थे और बरामदे भी बनाए गए थे। स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ था, जिससे पानी कुंड में आता था, और कुंड के गंदे पानी की निकासी एक अन्य दरवाजे द्वार से की जाती थी। गंदा पानी फिर बड़ी नलियों के माध्यम से शहर के बाहर निकल जाती थी। वाह। जो गंदा होता था पानी, वो धीरे धीरे एक नली के द्वारा शहर के बाहर निकल जाता था। स्नानागार की दीवारों के निर्माण में शीलन से बचने के लिए डावर या तारकोल का प्रयोग किया जाता था। पूरे स्नानागार में 6 प्रवेश द्वार होते थे। स्नानागार में गर्म पानी की व्यवस्था भी होती थी। वाह। गीजर का प्रयोग। बोलता है कि इस स्नानागार के बारे में आमेस्ट मेके कहते हैं कि यह स्नानागार पुरोहित के स्नान के लिए होता था। पुरोहित मतलब पंडित लोग जो आते थे बाहर से पूजा करने के लिए। आगे अन्न भंडार के बारे में समझते हैं। तो हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ के किले के राजमार्ग में 6 6 पंक्तियों वाले अन्न भंडार मिले हैं, यानी कि 6 6 पंक्ति। छः मतलब एक लाइन में 6 ठो घर। ठीक है। हाँ, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इस टाइप से घर मिले हैं, जहाँ पे क्या रहता था, तो अन्न जमा करके रखा जाता था। ठीक है। अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर चौड़ा, 7 मीटर लंबा। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता, या ये खुलता था, क्योंकि जो भी सामान जल मार्ग से आता था, अन्न भंडार से एकत्रित किया जाता था। ये अन्न भंडार में एकत्रित किया जाता था, यानी कि उस समय पानी मार्ग से जो आता था नदी से, उसमें पानी मार्ग का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो इसीलिए जो गेट था वो नदी की ओर खुलता था अन्न भंडार का। ठीक है। तो ये थी सारी चीज़ें। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम लोग आज का क्लास यहाँ पे ही समाप्त करेंगे। तो हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी। इन लोगों का जीवन स्तर उच्च था। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नली से लेकर शहर के बाहर हो जाता था। इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसका पिलास्टर किया जाता था, वाह, जिससे नलियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए पिलास्टर के लिए चूना, मिट्टी, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। नोट है कुछ। प्रोफेसर रामचरण शर्मा की मान्यता है कि कंस युग की किसी भी दूसरी सभ्यता ने सफाई व स्वास्थ्य को इतना महत्व नहीं दिया जितना हड़प्पा देश के वासियों ने दिया था। एक और नोट है, बहुतायत से पक्की ईंटों का प्रयोग मुख्य रूप से 4 प्रकार की ईंटें प्रयुक्त की जाती थी। आयताकार होता था, वह 4 गुने 2 गुने 1 के रेशियो में रहता था। एल प्रकार की ईंटें भी मिली है। इन ईंटों का प्रयोग कोने में किया जाता था। और नौकदार ईंटें, इनका प्रयोग कुआं में किया जाता था। नौकदार मतलब इस तरह से गोल गोल। ठीक है। हाँ। आगे है, टी प्रकार की ईंटें भी मिली है। इनका प्रयोग सीढ़ियों में किया जाता था। और आगे है, अलकृत ईंटों से निर्मित फर्श कालीबंगा से मिला है। अब है, ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे का निशान मिला है। यह चान्हो सभ्यता से मिली है, यानी कि चान्हो से बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते का मिला है, मतलब वहां पे बिल्ली भी था और कुत्ता भी उस समय वहां पे मौजूद था। ठीक है। अभी है, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन। ठीक है। सामाजिक संगठन, भोजन, वस्त्र, आभूषण व सौंदर्य प्रदर्शन, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, मृतक कर्म और चिकित्सा विज्ञान, ये सारी चीजें उपलब्ध था वहां पे। ठीक है।
ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। सामाजिक संगठन हुआ करता था, मतलब वहाँ पे उस समय मुखिया हुआ करता था, जैसे अभी मुखिया वार्ड वगैरह होता था। भोजन का प्रबंध होता था, वस्त्र थे उस समय, आभूषण व सौंदर्य प्रदर्शन के लिए चीज़ें भी होती है, मनोरंजन की चीज़ें मिली है, प्रौद्योगिकी मतलब विज्ञान से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मिली है, मृतक कर्म मतलब मर जाने के बाद जो श्राद्ध क्रम होता है वो सारी चीज़ें मिली है, और चिकित्सा विज्ञान की भी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मिली है। ठीक है। हाँ, अब हम लोग एक एक करके इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सामाजिक संगठन कैसा था, भोजन, वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य, मनोरंजन, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन करेंगे। अभी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से डिटेल से बताएंगे। तो अगर आप चैनल में अभी भी नए हैं तो चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। और मिलते हैं कल ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।